स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर 8 यानी कि चतुर्भुज के बारे में। तो आइए सबसे पहले अभी हम जानेंगे कि चतुर्भुज क्या होता है और चतुर्भुज के कितने प्रकार होते हैं। थोड़ा सा बेसिक पढ़ेंगे, उसके बाद हम एक्सरसाइज पे चलेंगे। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं चतुर्भुज क्या होता है। एक ऐसी आकृति जिसकी 4 भुजाएं हो वो हमारा चतुर्भुज कहलाएगा। जैसे कि देखिए ये आकृति है, इसमें 4 भुजाएं हैं तो ये हमारा चतुर्भुज होगा। नाम से ही हमारा पता चल रहा है चतुर्भुज, यानी कि 4 भुजाएं हैं जिसकी वो हमारा चतुर्भुज होगा। ठीक है, अब देखिए चतुर्भुज कितने प्रकार के होते हैं। अब देखिए यदि हमने यहाँ पर ये चित्र बना दिया तो क्या ये चतुर्भुज है? क्योंकि इसमें 4 भुजाएं हैं। यदि इसमें 4 भुजाएं ना होती या ये इस प्रकार खुला होता तो ये हमारा चतुर्भुज नहीं होता। और जब ये बंद है और 4 भुजाएं हैं इसमें तो ये हमारा चतुर्भुज कहलाएगा। इसी प्रकार हमने दूसरी एक और आकृति ले ली। हमने ये आकृति ले ली तो ये भी हमारी चतुर्भुज होगी। ठीक है, क्योंकि देखिए ये 4 भुजाएं हैं इसमें और ये बंद है तो ये हमारी चतुर्भुज कहलाएगी। अब देखते हैं चतुर्भुज के कितने प्रकार होते हैं। तो अभी हम बात करते हैं चतुर्भुज के कितने प्रकार होते हैं। तो चतुर्भुज के हमारे 3 प्रकार होते हैं। पहला हमारा होता है समलंब और दूसरा होता है समांतर चतुर्भुज और तीसरा होता है पतंग। लिख लेते हैं हम। तो चतुर्भुज के हमारे 3 प्रकार होते हैं, समलंब, समांतर चतुर्भुज और पतंग। अब देखिए समलंब क्या होता है। समलंब में भुजाओं का एक जोड़ा समांतर होता है। जैसे हमने यहाँ पर ले लिया है ABCD, हमने यहाँ पर एक चतुर्भुज बनाया है। इसमें क्या होगा, एक भुजाओं का एक ऐसा जोड़ा जो समांतर हो। जैसे देखिए AB हमारा बराबर है CD के है, तो हम इस प्रकार कर सकते हैं AB हमारा CD के बराबर है। ठीक है, और यदि हम कह दें AC और BD बराबर है लेकिन क्या है, समलंब अभी हम पढ़ रहे हैं। तो समलंब में क्या होता है, इनको हम कितना भी आगे बढ़ाते चले जाएं लेकिन ये जुड़ेंगी नहीं। और अगर हम इन दोनों को आगे बढ़ा दें तो ये हमारी जुड़ जाएंगी, इसलिए इसी को हम समलंब कहते हैं। समलंब में भुजाओं का एक जोड़ा समांतर होता है। जैसे ये 2 भुजाएं हैं, इनका ये जोड़ा हो गया और ये दोनों समांतर हैं। यदि इनको ले लें तो ये नहीं होगा, क्योंकि ये भुजाएं तो हैं बट क्या है, ये समांतर नहीं है। समांतर हो भी जाए लेकिन इनको अगर हम आगे खींचेंगे और बढ़ाएंगे आगे तो ये हमारी जुड़ जाएंगी और ये दोनों नहीं जुड़ेंगी। इसी को हम समलंब कहते हैं। अब देखिए समांतर चतुर्भुज क्या होता है। तो हमने यहाँ पर एक चतुर्भुज बना लिया है। अब देखिए समांतर चतुर्भुज में, इस चतुर्भुज में क्या क्या चेंज होगा। देखिए सबसे पहले तो क्या होगा कि ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर होगी, मतलब है तो ये बराबर है। ठीक है, और ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर होगी और समांतर भी होगी। ये वाली भुजा इसके बराबर है, समांतर भी है। ये वाली भुजा इसके बराबर है, समांतर भी है। ठीक है, अब क्या है इसमें, हमने यहाँ पर 2 गुण बता दिए, समांतर है और समान है। और क्या है कि ये आमने सामने वाले कोण जो हैं वो बराबर होते हैं। ये D कोण है, ये B कोण है, ये दोनों कोण बराबर हैं। और ये C कोण है और ये A कोण है, ये दोनों कोण बराबर हैं। ठीक है, और यदि यहाँ पर विकर्ण ले लिए जाएं, हमने यहाँ पर विकर्ण खींच लिया है, इस पॉइंट को हम नाम दे देंगे O। इस विकर्ण में क्या होगा कि ये वाली रेखा इस रेखा के बराबर होगी और ये वाली रेखा इस रेखा के बराबर होगी। मतलब कि समांतर चतुर्भुज में हमने आपको 4 पॉइंट बता दिए हैं कि ये जो है ये दोनों भुजाएं समांतर होंगी, समान होंगी। ठीक है, और कोण बराबर होंगे, मतलब आमने सामने वाले कोण बराबर होंगे और विकर्ण भी आमने सामने वाले बराबर होंगे। यानी कि ये आमने सामने है तो ये विकर्ण बराबर हो जाएंगे, ये भी आमने सामने है तो ये बराबर हो जाएंगे। मतलब कि भुजाएं समान होंगी, समांतर होंगी, आमने सामने वाले कोण समांतर होंगे और विकर्ण आमने सामने वाले समांतर होंगे। अब बात करते हैं पतंग की। अब देखिए पतंग क्या होता है। पतंग तो आप जानते ही होंगे, काइट हम उड़ाते हैं आसमान में, उसी को हम पतंग कहते हैं यानी काइट कहते हैं। तो नाम से ही उस शेप का हमें याद आ जाता है जब हम पतंग का नाम लेते हैं। तो पतंग का ही शेप इसमें प्रयोग होगा पतंग चतुर्भुज में। देखिए हमने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया है। अब देखिए इसको समझेंगे कैसे। पतंग ऐसी आकृति होती है
जिसकी दो भुजाएं समान हो, यानी कि दो भुजाएं समान हो। जैसे कि ये वाली भुजा इसके बराबर है बराबर, और ये वाली भुजा इसके बराबर है। बराबर तो है, लेकिन हम यहाँ पर इसे समांतर नहीं कह सकते हैं। बराबर कह सकते हैं लेकिन समांतर नहीं कह सकते हैं। क्यों नहीं कह सकते हैं? क्योंकि हमें यहाँ पर क्लियर पता नहीं है कि ये समांतर है या नहीं है, इसलिए हम समांतर नहीं कह सकते हैं। इसी प्रकार इसको भी हम समांतर नहीं कह सकते हैं, समान कह सकते हैं। लेकिन ये भुजा इस भुजा के समान है और ये वाली भुजा इस भुजा के समान है, समांतर नहीं है। अब आगे चलते हैं। अब देखिए आगे हमारा क्या है, आगे हमारा समांतर चतुर्भुज के प्रकार दिए गए हैं। हमारे समांतर चतुर्भुज के दो प्रकार होते हैं, एक आयत और एक समचतुर्भुज। अब समांतर चतुर्भुज के दो प्रकार है, आयत और समचतुर्भुज। अब आयत को हम बनाएंगे। अब आयत भी तो समांतर चतुर्भुज का एक भाग है, तो आयत में भी समांतर चतुर्भुज के गुण आएंगे। मतलब कि ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर है और ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर है, ठीक है। और समांतर भी है, बराबर भी है, समांतर भी है। हमने दो फैक्ट बता दिए, ठीक है। ये बराबर भी होंगे, समांतर भी होंगे। तो अब ये हमारे इसमें विकर्ण हैं, विकर्ण भी आमने सामने वाले बराबर होंगे। जो कि इसमें था वो भी इसमें होगा, क्योंकि ये इसका ही भाग है। और इसमें कोण भी बराबर होंगे, आमने सामने वाले 90 अंश के, ठीक है। अब इसमें खुद के भी दो फैक्ट हैं, वो हैं, पहला तो ये है, हमने यहाँ पर नाम ले लेते हैं पहले, A B C D, ठीक है। पहले हम नाम ले लिया हमने इनको। अब पहला फैक्ट ये है कि AD है वो CB के बराबर होगा। AD हमारे CB के बराबर होगा, यानी कि ये विकर्ण इस विकर्ण के बराबर है। तो हम लिख सकते हैं AD बराबर है CD के, ठीक है। ये हमारा एक फैक्ट हो गया। और दूसरा फैक्ट है एक कोण 90 अंश का है। इसमें दो फैक्ट हो गए आपके कि AD बराबर CB है, AD बराबर CB है, और एक कोण 90 अंश का है, ये कोण एक 90 अंश का है, ठीक है। अब बात करते हैं समचतुर्भुज की। अब समचतुर्भुज है, वो भी तो समांतर चतुर्भुज का भाग है, तो इसमें भी समांतर चतुर्भुज के गुण आएंगे। तो कौन कौन से गुण आएंगे लिखते हैं हम, कि ये वाला कोण इस कोण के बराबर है, यानी कि ये भुजा इस भुजा के बराबर है, और ये भुजा इस भुजा के बराबर है, और समांतर भी तो है, बराबर भी है। और क्या आएंगे, और वही आएंगे कि ये कोण ये कोण ये कोण ये कोण बराबर है, और विकर्ण भी हमारा हो जाएगा, आमने सामने के विकर्ण बराबर हैं। अब देखिए ये समान समचतुर्भुज है, इसमें भी अपने खुद के दो फैक्ट हैं। फैक्ट क्या है कि यहाँ पर इस पॉइंट पर जहाँ पर विकर्ण मिलते हैं, वहां पर ये चारों जो साइड हैं, ये चारों जो लाइनिंग है, वो 90 अंश का कोण बनाती हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पर पहला हम लिख लेंगे विकर्ण 90 अंश पर प्रतिच्छेद होता है। और दूसरा क्या है इसमें, समचतुर्भुज, यानी कि समान, सम में समान होता है, तो इसकी चारों भुजाएं समान हो, वो हमारा समचतुर्भुज होगा। तो दूसरा फैक्ट हमारा यही हो जाएगा कि सभी भुजाएं बराबर हैं, सभी भुजाएं बराबर हैं। अब देखिए आयत और समचतुर्भुज से मिलकर एक और बनता है, एक और आकृति बनती है। वो आकृति क्या होती है, आइए जानते हैं। तो आयत और समचतुर्भुज से मिलकर एक आकृति बनती है, उस आकृति का नाम है वर्ग। क्या नाम है उस आकृति का, वर्ग। आइए देखिए वर्ग किसे कहते हैं। तो आयत और समचतुर्भुज से मिलकर हमारा एक वर्ग बनता है। देखिए वर्ग भी तो हमारा चतुर्भुज से लिया गया है, किससे, समांतर चतुर्भुज से लिया गया है। तो इसमें भी समांतर चतुर्भुज के गुण आएंगे। क्या क्या गुण आएंगे, देखिए ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर होगी, और ये भुजा इस भुजा के बराबर होगी। ये कोण ये कोण ये कोण ये कोण बराबर होंगे, और विकर्ण भी
बराबर होंगे। ठीक है, और देखिए ये विकर्ण इस विकर्ण के बराबर और ये वाला विकर्ण इस विकर्ण के बराबर है। अब देखिए वर्ग के भी अपने दो फैक्ट होते हैं। देखिए पहला फैक्ट क्या है कि हम इसको नाम दे देते हैं ABCD। हमने ABCD नाम दे दिया इस वर्ग को। इसमें क्या फैक्ट है कि ये जो ABBCCDDA ये जो चार भुजाएं हैं, ये चारों भुजाएं समान हैं, यानी कि बराबर हैं। ठीक है, हम लिख सकते हैं, ठीक है, सभी भुजाएं बराबर हैं। और दूसरा फैक्ट क्या है? दूसरा फैक्ट ये है कि ये जो कोण D है, कोण C है, कोण B है, कोण A है, तो ये चारों कोण हमारे 90 अंश के होंगे। सभी कोण, वर्ग के सभी कोण 90 डिग्री के होंगे, यानी कि ये यानी कि चार कोण, वर्ग के चार कोण, भुजाओं वाले चार कोण वो हमारे 90 अंश के होंगे। सभी कोण 90 अंश के हैं। ठीक है, अब आपने वर्ग समझ लिया, आयत समझ लिया, समचतुर्भुज समझ लिया। समांतर चतुर्भुज में आपने जो चतुर्भुज थे वो पढ़ लिए हैं। आपने पतंग भी पढ़ लिया है और समलंब भी पढ़ लिया है। तो आपने यहाँ तक चतुर्भुज के प्रकार देखे। अब बात करते हैं एक्सरसाइज पर।